Hello, students. Welcome to English. I am Akshay. Today, in this video, we will understand the meaning of this poem, Dust of Snow, which is from class 10th English. It is from the first flight book, and this is the first poem, written by Robert Frost. इस कविता में हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे और फिगर्स ऑफ स्पीच भी समझेंगे। ये कविता बहुत ही छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। आओ इसे समझते हैं। इन दिस पोम वी हैव सीन दिस वर्ड हेमलॉक ट्री, करेक्ट। हेमलॉक ट्री का अर्थ होता है पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये एक प्लांट है और इसमें उजले उजले फूल होते हैं, तो जहरीला पौधा है। रूट मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, और रिग्रेट का यहाँ अर्थ है दुखी होना। हेल्ड इन रिग्रेट मतलब दुख में होना, करेक्ट। हम गौर से समझें कि डस्ट का यहाँ क्या अर्थ है। यहाँ पर डस्ट का अर्थ है स्नो फ्लेक्स। फ्लेक्स मतलब होता है कण, यानी कि बर्फ़ के कण को यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट कहा है। स्नो तो बर्फ़ है ही है। आप खुद सोच कर देखें कि डस्ट को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा। डस्ट इज इक्वल टू स्नो फ्लेक्स। इट मीन्स यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल है। पहले ही पता चल गया हमें, तो यहाँ पर हम इस इस्तेमाल को कहेंगे मेटाफर। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोम एंड स्पेशली इन द हेडिंग। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। तो एक बार सबसे पहले हम इसे पढ़ लें। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। एक एक करके इसकी मीनिंग समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उदास हैं और इसी हेमलॉक ट्री पर बर्फ़ छाई हुई है। इसकी पत्तियों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, पत्तियां ढकी हुई हैं बर्फ़ से, और एक कौवा भी इस पर बैठा हुआ है। वो कौवा हलचल करता है, अपने बदन को, अपने शरीर को हिलाता है, और उसके हिलाने से, शरीर के हिलने से स्नो फ्लेक्स नीचे गिरते हैं। और हम माने कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं। कैसे? तो ग्लूम होकर बैठे हैं, सैड होकर बैठे हुए हैं। और ये स्नो फ्लेक्स जैसे ही इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिरता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो जाता है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बाकी के जो दिन बर्बाद होने वाले थे, उस दिन का जो हिस्सा बर्बाद होने वाला था, वो दिन का हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक पोम है ये, बहुत ही मिनिमलिस्टिक पोम है, लेकिन इसमें अर्थ बहुत गहरे हैं। आओ इसे एक एक करके समझते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार एक कौवे ने, द डस्ट ऑफ स्नो, जिस प्रकार एक कौवे ने बर्फ के कण को एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया, उससे हुआ क्या। हैज़ गिवन माई हार्ट, उस हेमलॉक ट्री से गिरने वाली बर्फ ने मेरे हृदय के मूड को चेंज कर दिया। यानी हृदय दुखी था, यहाँ लिखा भी है रूड। इसी से हम पूरी मीनिंग लेंगे। तो मेरे हृदय की जो दशा थी, दुख वाली जो दशा थी, वो बदल गई। मूड मतलब किसी खास प्रकार की स्थिति, दशा। यहाँ पर हार्ट दुखी था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, और इस कारण से कि जैसे ही स्नो फ्लेक्स इसके ऊपर कौवे के हिलने से गिरे, उन स्नो फ्लेक्स के गिरने के कारण इनका मूड अब ठीक हो जाता है। और मूड ठीक होने से होता क्या है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और इस हलचल ने, कौवे की हलचल ने जो स्नो फ्लेक्स नीचे मेरे ऊपर गिराया, उससे मुझे ताजगी मिली। क्यों?
मैं नेचर के करीब महसूस करने लगा। और इससे हुआ क्या, इस छोटे से इंसिडेंट के कारण मेरे दिन का जो बाकी हिस्सा था, सम पार्ट, कुछ हिस्सा था, वो बच गया, सेव्ड हो गया। क्या होने से? और दुखी होने से, जो कि उस दिन का कुछ हिस्सा मैंने दुख में बर्बाद कर दिया था। आई हैड रूड मतलब आई हेल्ड इन रिग्रेट। आई हैड हेल्ड इन रिग्रेट। दिन का जो हिस्सा मैं दुख में बर्बाद कर चुका था, उसी दिन का अब कुछ हिस्सा मेरे दुख में बर्बाद होने से बच गया। तो बहुत आसान सी कविता है। आइए हम इसके फिगर्स ऑफ स्पीच देख लें, राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। यहाँ देखो, क्रो लिखा है। क्रो का साउंड ओ अंत में आता है, ए मान लेंगे। स्नो में भी ओ साउंड सुनाई देता है, तो हम इसे भी ए कहेंगे। यानी क्रो और स्नो राइम कर रहे हैं। मी में लास्ट साउंड हमें सुनाई देता है ई। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही गड़बड़ी करते हैं। तो मी जैसे साउंड को अगर हम बी माने, क्योंकि ये क्रो के औ साउंड से अलग है, इसलिए बी मानेंगे। और ट्री, ये भी ई साउंड हमें दे रहा है, तो हमें राइम स्कीम दिख रही है ए बी, करेक्ट। हार्ट ना तो ए ना तो बी साउंड के जैसा है, अंत में आर्ट सुनाई दे रहा है, मतलब इसे हम सी कहेंगे। और हार्ट के जैसा ही पार्ट, सेम हमें सुनाई दे रहा है आर्ट, यानी ये भी सी है। राइमिंग स्कीम ध्यान से आप सुने, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। और छोटी वीडियो अपनी जगह पर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो आप बेहतर सीख पाएंगे। मूड में हमें साउंड सुनाई देता है ऊड अंत में, जो कि ना तो ए बी सी के जैसा मिल रहा है, यानी ये बिल्कुल अलग है, तो डी कहेंगे। मूड के जैसा ही सुनाई दे रहा है हमें रूड में भी ऊड सुनाई दिया, यानी ये भी डी कहलाएगा। यानी इसकी राइमिंग स्कीम हमारे लिए क्या हो गई, ए बी सी डी। आओ हम इसके कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं, करेक्ट। इसे मैं अब डिलीट कर देता हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच अगर हम देखें तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है डस्ट को यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्नोफ्लेक्स कहा है। यानी जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हों तो मेटाफर कहते हैं, करेक्ट। बिना लाइक, एज, सच एज, सो एज ऐसे एलिमेंट्स के इस्तेमाल के बिना अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो अलग चीज़ों के बीच, तो मेटाफर कहलाता है, करेक्ट है। अब गौर से अगर हम देखें तो यहीं पर यह है द डस्ट ऑफ स्नो, सो इन द थर्ड लाइन मेटाफर इज यूज्ड, करेक्ट। हम क्या देख सकते हैं, कंट्रास्ट देख सकते हैं इसमें। देखो, क्रो एक अपशगुन माना जाता है और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, यानी क्रो भी नेगेटिव एलिमेंट है और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन तुम स्नो देख रहे हो, स्नो वाइट दिखता है। तो क्रो और स्नो, ब्लैक एंड वाइट का एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिखाया गया है और स्नो को हम पॉजिटिव मानते हैं, करेक्ट। क्रो जो है दुख को दिखाता है, हेमलॉक ट्री भी दुख को दिखाता है, अपशगुन को दिखाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि क्रो और स्नो के बीच क्या दिख रहा है, हमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है इस फर्स्ट स्टैंजा में। कैसा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि हमें कलर दिख रहा है, बिल्कुल हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे विजुअल कॉन्ट्रास्ट, ओके। अब गौर करो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि कवि का मूड जो था पहले वो सैड मूड था और बाद में क्या हो गया, स्नो फ्लेक्स के गिरने से कवि का मूड हैप्पी हो जाता है, यानी बाद में हैप्पी मूड हम देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस सेकंड स्टैंजा में भी हमें क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। किसका कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ मूड दिख रहा है, करेक्ट। अब एक चीज़ गौर करो, यहाँ हार्ट लिखा है, यहाँ पर इस लाइन में सिनकडकी का इस्तेमाल है, करेक्ट। बहुत सारे इसे टीचर भी पढ़ते हैं सिनकडॉश, ध्यान रखना। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है
सिनकडकी, यही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, ये सिनेकडॉश नहीं है, ध्यान रखना है। सो सिनकडकी होता क्या है, किसी छोटी चीज़ से जब हम बड़ी चीज़ की मीनिंग देते हैं, करेक्ट, किसी छोटी चीज़ से जब हम बड़ी चीज़ की मीनिंग देते हैं, या किसी अलग अलग चीज़ों से अगर हम किसी बड़ी चीज़ की मीनिंग देते हैं, इसे हम सिनकडकी कहते हैं। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, वास्तव में यहाँ पर हार्ट क्या है, तो हार्ट यहाँ पर कवि की पूरी स्थिति है, पूरी मनोदशा है। तो हार्ट पूरी बॉडी में एक छोटा सा हिस्सा है, यानी हार्ट कहकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही यहाँ बताया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद के बारे में ही कह रहे हैं कि मेरे लाइफ को यहाँ पर क्या मिल गया, एक चेंज ऑफ मूड मिला। ठीक है, ये हमारा सेकंड फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और हम देखते हैं सेव्ड सम। तो हम सेव्ड में क्या सुन रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं, और हम सम में भी साउंड सुन रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एलिटरेशन का इस्तेमाल है। एलिटरेशन क्या होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन कहाँ, तो हमेशा वर्ड के फर्स्ट में। कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर दो साथ आने वाले वर्ड की शुरुआत में अगर ये रिपीट होते हैं तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि दोनों वर्ड्स एकदम बिल्कुल एक दूसरे के बगल में हो सकता है कि थोड़ी दूरी पर हो, और इसको भी हम एलिटरेशन कहेंगे। जैसे देखो, हैज़ में साउंड ह साउंड को फोनेटिक्स में ऐसे दिखाते हैं। बहुत सारे लोग इसे क्या कह देते हैं कि एच रिपीट हो रहा है, गलत। एच तो रिपीट हो रहा है, एच तो वॉवल लेटर है, लेकिन एच के रिपीट होने से एच तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है, हमें तो कॉन्सोनेंट साउंड देखना है ना, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, ह साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, एलिटरेशन दिख रहा है। सो एलिटरेशन ह साउंड में हमें दिखा। अब बहुत सारे लोग यहाँ बता देते हैं कि शोक डाउन ऑन, यहाँ पर एजोनेंस है, कभी एजोनेंस नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। शूक में ओ के कारण साउंड आया ऊ, शूक ऊ। डाउन में ओ के कारण साउंड आया आऊ, डाउन तो आऊ। ऑन में आया ऑ, तो ऊ आऊ ऑ। अब कहाँ ये ओ लेटर का साउंड एक जैसा है, जब एक जैसा नहीं है तो एजोनेंस नहीं है इसमें, हम बड़े ध्यान रखें इसमें। उसके बाद हम फोर्थ नंबर क्या देखते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, स्नो एंड हेमलॉक ट्री सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, करेक्ट, सिंबल के तौर पर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सिंबलिज्म। किस चीज़ का सिंबलिज्म है, तो स्नो और हेमलॉक ट्री बुरी चीज़ों का परिचायक है। दीज आर द सिंबल्स फॉर बैड ओमेंस, ठीक है, अपशगुन के लिए। लेकिन ध्यान रहे, इस कविता में स्नो और हेमलॉक ट्री कवि के लिए अच्छे एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल में आए हैं। कवि ने इन्हें अच्छा माना है, क्यों, ये कौवा ही था जिसके हिलने के कारण, जिसके शरीर के हिलने के कारण स्नोफ्लेक्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिरा और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो गया और बाकी दिन बर्बाद होने से बच गया। तो ये कौन था, क्रो था। आई एम सो सॉरी, यहाँ स्नो लिख दिया मैंने, क्रो होगा, क्रो, ठीक है। और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक ऐसा कारण है, अगर हेमलॉक ट्री नहीं होता तो उस पर बैठा हुआ कौवा नहीं होता, कौवा नहीं आता तो स्नोफ्लेक्स नहीं गिरता, मूड चेंज नहीं होता कवि का। यानी हेमलॉक ट्री भी मदद कर रहा है, एक सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर है पोइट के मूड को चेंज करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।